स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये लेक्चर 4 है। और हम लोग जो पहली यूनिट आज पढ़ेंगे वो है यूनिट 1। यूनिट यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो यूनिट 1 है हमारी, वो पहली है सिंपल एंड कंपाउंड कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा स्ट्रेस के बारे में। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रेस के बारे में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल क्या है स्ट्रेस? जैसे कि पहले हम लोग जाने कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, यानी ये जो है डिफॉर्मेशन से हमें बचा, बॉडी को बचाता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन से बॉडी को बचाने वाला फोर्स है जो मॉलिकुलर लेवल पे एक्ट करता है, इसे कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, और ये डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लोड अपॉन एरिया होता है। ये जो पी है यानी कि लोड है, ये एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल लोड होता है। ठीक है, और ये जो ए है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, और जो इसकी यूनिट होती है, स्ट्रेस की यूनिट, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो इंटररेस्ट फोर्स है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, लोड अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट हो गया। अच्छा, अब ये जो है कितने भाग में इसके टाइप्स कितने हैं? टाइप्स तो दो टाइप्स है इसका। एक है, यहाँ लिखते हैं, एक है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा है शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, जिसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है कि बॉडी पर परपेंडिकुलर जो लोड लगता है, ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, यही लोड का अपोज करने के लिए जो स्ट्रेस अंदर से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगा, उसी को कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में ही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स काम करेगा, उसी को हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा, ये जो लोड है इसको नॉर्मल लोड कहा जाएगा। ठीक है, और जो इंटरनल रेजिस्टिव लोड आएगा उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। अच्छा, इसे टाउ से डिनोट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला है ये भी पी अपॉन ए ही होता है, बस ये शेयर में होता है ना। लोड जो होगा वो शेयर का होगा, शेयर लोड होगा, और जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो शेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, शेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब बात करते हैं हम स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन, दूसरा क्या है? स्ट्रेन। ठीक, इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसे स्ट्रेन कहते हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक, स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन लाने वाला, डिफॉर्मेशन लाने वाला कहाँ? बॉडी में, डिफॉर्मेशन इन बॉडी। ठीक है, तो इसे हम स्ट्रेन कहते हैं। अच्छा, ये कितने टाइप का होता है स्ट्रेन? स्ट्रेन जो होता है कितने टाइप का होता है? एक सेकेंड, यहाँ डिफॉर्म यहाँ कर देते हैं इसको, और ये है डिफॉर्मेशन। अब ये हो गया टाइप्स। तो स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? तो स्ट्रेन भी दो होता, वही नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, और आपका होता है शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। ठीक,
नॉर्मल स्ट्रेन में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल, या इसी को एक्सियल स्ट्रेन कहते हैं, एक्सियल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है ट्रांसवर्स ट्रांसफर स्ट्रेन, ट्रांसवर्स, या इसी को ही लेटरल स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक। अब इसमें से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में, शियर स्ट्रेन के बारे में बाद में देखेंगे, पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये भी 2 पार्ट में होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर टेंसाइल स्ट्रेन स्ट्रेन, और दूसरा है कंप्रेसिव। ठीक। जो टेंसाइल स्ट्रेन है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब कंप्रेसिव में होता है माइनस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। अब इसमें पूरा सेगमेंट या कहेंगे पूरा फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस ये प्लस और माइनस का अंतर है। क्या है ये प्लस और माइनस, आओ देखते हैं। जब टेंसाइल स्ट्रेस की बात होगी, थोड़ा खोल लेते हैं, जब टेंसाइल स्ट्रेस की बात होगी तो यहाँ पे एक बॉडी है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है। ठीक है, और हमने इसको ऊपर लगाया टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगाया पी किलो न्यूटन से। ठीक, पी किलो न्यूटन से हमने एक टेंसाइल फोर्स लगाया। देखने को क्या मिलेगा कि कुछ देर बाद जब ये खींचेंगे तो ये खींचेगा, कुछ हद तक खींचेगा, इलोंगेशन होगा इसमें, तो ये कुछ इस तरह से खींच के जाएगा। ठीक। अब देखने वाली बात ये कि ये जो डिफॉर्मेशन है इतना, ये चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो पहले जो लेंथ थी वो एल थी। ठीक है, एल थी, लेकिन अभी कुछ चेंज यहाँ पे आया है, डेल्टा एल यहाँ पे है और डेल्टा एल यहाँ पे है। ठीक, मान लेते हैं दोनों आधा आधा जो है चेंज आया है, इसमें हाफ आया, इसमें हाफ आया, तो दोनों मिलाकर डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक, ये चेंज आया है। ठीक है, ये एल कर देते हैं इसको। अब ये जो चेंज हमको देखने को मिलता है डेल्टा एल, ये पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि पहले इतना था लेंथ, अभी कितना हो गया, इतना हो गया बढ़ के यहाँ तक। ठीक, तो एल प्लस डेल्टा एल इतना बढ़ गया है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्लस साइन आया है ये शो करता है चेंज को, ये चेंज को शो करता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज को शो करता है। जो लेंथ में चेंज है, चेंज इन लेंथ इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, चेंज इन लेंथ इन इज पॉजिटिव, चेंज इन लेंथ इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और निगेटिव साइन क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि माना कि यहाँ पे हमें फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ये बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है बढ़िया सी। ठीक, अब यहाँ पे हमने लोड लगा दिया, सॉरी ये होगा कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, टेंसाइल तो ऊपर है, ये हमने कंप्रेसिव लोड लगाया। अब हमें पता है जब हम इधर से भी इसको पुश कर रहे हैं, इस तरफ से इसको पुश कर रहे हैं, तो ये कुछ ऊपर की दिशा में उड़ जाएगा हल्का सा, इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से उड़ जाएगा। अब देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि पहले तो हमारे पास जो लेंथ था वो इस इतना था, है ना, लेकिन अब जब कंप्रेसिव लोड लगा तो ये इसमें कुछ कमी आ गई, यहाँ से इतना, यहाँ से इधर की ओर कमी आ गई, ये डेल्टा एल कमी आई है, ये भी डेल्टा एल कमी आई है। तो ये जो कमी दिखा रहा है हमारी लेंथ में वही निगेटिव साइन शो कर रहा है। ये चेंज इन, हमने क्या लिखा था ऊपर, चेंज इन लेंथ इन नेगेटिव,
चेंज इन लेंथ इज नेगेटिव, चेंज इन लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए साइन को शो किया जाता है, शो करता है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। इस ट्रेन का हमारे ये पार्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर्स ट्रांसफर या लेटरल स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ। चलो यहाँ पे कर देते हैं और इसको यहाँ पे, ठीक है। हो जाए यार, ठीक है। अब बात करें ट्रांसफर्स की, है ना। इसको भी थोड़ा नीचे कर दो। ठीक। अब ट्रांसफर्स की बात करते हैं। तो ट्रांसफर्स भी हमारा जो है दो तरह का होता है, ट्रांसफर्स लोड या लेटरल लोड। ये भी हमारा नॉर्म टेंसाइल होता है, टेंसाइल होता है और कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव, ठीक है। और जो ये टेंसाइल होता है, ये हमें पता है कि अगर हम इसमें फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से, ठीक है। टेंसाइल में क्या होगा, इस तरह से हमारा ये। अब हम इधर एक लोड लगा रहे हैं, इधर एक लोड लगा रहे हैं, बॉडी को खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो बॉडी को जब खींच रहे हैं तो फिर से वैसे ही काम होगा, इसमें चेंज फिर भी नहीं आएगा, उस मतलब कोई नया डिफरेंस चेंज नहीं आएगा। जैसे पहले चेंज हो रहा था वैसे ही फिर से चेंज होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ यहाँ तो जो है इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा था ऊपर वाले में, है ना, इस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लेंथ की दिशा में जब जो चेंज है उसे लॉन्गिट्यूडनल चेंज कहते हैं। और जो लेंथ के परपेंडिकुलर जो चेंज होता है उसे हम लेटरल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज इस बार होगा, थोड़ा इसको साफ बना देते हैं ताकि अच्छा दिखे। ये जो चेंज आएगा यहाँ पे, ये आएगा इस तरह से, ये, है ना। ये हमने लोड लगा दिया पी, यहाँ पे भी हमने लोड लगाया पी, और यहाँ चेंज हमें देखने को मिलेगा इस डायरेक्शन में, ये जो चेंज देखने को मिल रहा है, ये है लेटरल जो है चेंज। एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि ये एक, अच्छे से बना दे यार, ये है इस तरह से, ये, ठीक। और ये ऐसे, ये। अब हमको पता है एक ये डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक ऊपर जो जाएगी ये वाई डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन है, चाहे इस तरफ कह लो चाहे इस तरफ कह लो, ठीक है। तो ये जेड डायरेक्शन है। अच्छा, अब हमने कहा कि ये एक्स डायरेक्शन वाला जो डायरेक्शन है इसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ठीक है। और जो इसके परपेंडिकुलर दिशा में, यानी कि इसके परपेंडिकुलर कौन सी दिशा, ये वाई, इसके परपेंडिकुलर कौन सी दिशा है, वाई। तो ये हो जाएगा किस तरह से, ये एक, आ, ये यहाँ से समझाते हैं। ये जो डायरेक्शन है ऊपर की, वो होगी लॉन्गी लेटरल डायरेक्शन, ठीक है।
वाई डायरेक्शन लेटरल डायरेक्शन होगी, और जेड डायरेक्शन भी लेटरल डायरेक्शन ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जिस तरह से मान लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड डायरेक्शन है, तो क्या ये दोनों वाई वाई और जेड एक्स के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है, एक्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसीलिए जो एक्स के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, चाहे वो वाई हो चाहे वो जेड हो, दोनों लेटरल में काउंट होगी, ठीक है। लेटरल में कौन सी काउंट होगी? लेटरल डायरेक्शन में आपकी वाई एंड जेड काउंट होगा, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में एक्स, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये जो चेंज है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये अंदर की ओर चेंज आएगा, ठीक है, ये बाहर जाएगा ऐसे, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से चेंज देखने को मिलेगा हमें। अरे ये इस तरह से, तो क्या ये ऊपर से कुछ कुछ हद तक जो नीचे आया, कुछ हद तक ये ऐसे नीचे की ओर गया, और ये वो नीचे से ऊपर, है ना, क्योंकि हमने इधर एक फोर्स लगाया, इधर एक फोर्स लगाया, ठीक। तो ये इस फोर्स के डायरेक्शन में देखो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना। तो इसमें क्या हुआ, कमी आ गई। पहले किस तरह से था? पहले एकदम रेक्टेंगुलर था अच्छे से, लेकिन दोबारा जो रेक्टेंगल बना वो थोड़ा पतला बना। तो इसलिए यहाँ पे ये बात हम कह रहे थे, ठीक है, ये बात मैं कह रहा था। इसको कहाँ गया, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे थे कि ये कमी आ गई, ठीक। तो जो कमी है, जैसे वहाँ पे हम लोग कमी को निगेटिव दिखा रहे थे, यहाँ पे भी कमी निगेटिव ही दिखाया जाएगा, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि ये डायमीटर एप्सिलॉन डी लिखा जाएगा। एप्सिलॉन डी का मतलब है जो स्ट्रेन है वो डी, यानी डायमीटर, ये डी मतलब डायमीटर है, डाया। क्योंकि कमी जो आएगी, पहले इतने में था डाया, इतने पूरे में, इतने पूरे में डाया था, लेकिन अब कितना है, इतना कम हुआ है, ठीक है। तो कम हुआ है पहले से, इसी को कहते हैं एप्सिलॉन डाया, ई एप्सिलॉन डी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, निगेटिव चेंज इन डाया डिवाइड बाई ओरिजिनल डाया, ठीक है। कंप्रेसिव में जस्ट इसका उल्टा कंप्रेसिव में होगा, क्या होगा, हम ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे फोर्स लगाया अंदर की ओर, पी, ठीक है, और बॉडी कुछ ऊपर की ओर उठ जाएगी इस तरह से। तो अब जो चेंज आएगा वो हम जानते हैं पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि यहाँ कुछ गेन हुआ, यहाँ गेन हुआ। अब यहाँ इससे मतलब नहीं है कि हाँ भैया अंदर की ओर जो है जा रहा है, अंदर कमी हो रही है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें जो देखना है वो इस तरह लेटरल डायरेक्शन में सिर्फ देखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, बनेगा डी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। क्योंकि यहाँ जो डायमीटर का चेंज है आप देख सकते हैं, पहले ये था, कम था, अभी देखो कितना ज़्यादा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चेंज, ठीक है ना। इसके ये चेंज इससे कंपेयर करो तो ज़्यादा ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ निगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ कमी हुई थी, ठीक है। तो ये हमें लगता है समझ में आ गया। अच्छा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, अगर वॉल्यूम में जो है चेंजेस हमें देखने को मिले, किसी बॉडी के वॉल्यूम में अगर हमें चेंजेस देखने को मिले, तो उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वी से, जो कि होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक, ठीक है। अब बात बचा हमारे पास शियर स्ट्रेन बचा, शियर स्ट्रेन, इसके बारे में पढ़ते हैं। शियर स्ट्रेन जो है वो सबसे पहले समझते हैं शियर स्ट्रेन है क्या। इसमें मान लेते हैं कि दो पर ये सरफेस है, और इस सरफेस पे दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस। अब मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगा दिया, पी किलो न्यूटन का, ठीक।
जब हमने यहाँ फोर्स लगाया तो हम देखने को मिलता है ये जो लाइन है पहली वाली, ये वाली, ये वाली, ये और ये दोनों लाइन अपनी जगह से हट जाएंगी। कितना हटेंगी? इतना मान लेते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डेविएट होगी ना ये। ठीक है, तो इतना डेविएशन आ गया। ये जो एंगल बनेगा इसे एंगल नाम दिया जाएगा फाई। फाई, यहाँ भी उतना ही एंगल बनेगा, फाई। ठीक है, इसी को कहते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसे कहते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक। अच्छा, एंगुलर डिफॉर्मेशन को ही शियर स्ट्रेन भी कहते हैं, शियर स्ट्रेन। ठीक, तो ये होता है हमारा शियर स्ट्रेन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अगर हम देखें तो फाई की अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो हम कंसीडर कर लें ये एच है, ये एच हाइट है, एच। ठीक, अगर हम इसको ये जो ये इतना जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है ये हम डेल्टा एक्स मान लें, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो क्या हमें देखने को मिलेगा? tan फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एच। ठीक, डेल्टा एक्स अपॉन एच। और फाई जो है यहाँ पे बहुत छोटा होगा हमें, क्योंकि जो चेंज हमें देखने को मिलेगा इसी रिस्ट्रेन में यहाँ पे ये बहुत स्मॉल होगा, ये चेंज बहुत स्मॉल होगा। तो जो चेंज स्मॉल है तो tan फाइव को हम मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाइव, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू फाइव। ठीक है ना? हाँ, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा? तो फाइव बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एच। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फाइव की वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन हम समझ लिए। ठीक है, अब हम समझेंगे हुक्स लॉ क्या होता है और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम के बारे में भी जानेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी मटेरियल पे लोड लगाया जाए, लॉ, हाँ, हुक्स लॉ क्या कहता है? अगर किसी मटेरियल पर लोड लगाया जाए और ये लोड इलास्टिक लिमिट तक होगा। ये जो लोड है वो कहाँ तक होगा? इलास्टिक लिमिट तक, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जब जब किसी मटेरियल पे लोड लगता है और लोड प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर होता है तो इसे हम हुक्स लॉ के अंडर में कंसीडर करते हैं। यानी शेयर यहाँ पे, तब वहाँ पे जो शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही है हुक्स लॉ, इसमें इतनी ही बात है। हुक्स लॉ में यही बात किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, इसके लिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, हाँ, ठीक, ये थोड़ा सा डार्क बन जाए। अरे, ना बनो। ठीक है, तो ये है इस तरह से, ये ऐसे रहेगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे हो करके ये। ठीक है, ये जो है स्ट्रेट ही है, बस डार्क नहीं बना है। ठीक है, हो गया। ठीक है,
अब बात करते हैं कि है क्या। पहले तो सबसे पहले ये पॉइंट, कुछ पॉइंट मार्क करते हैं हम। पहले सबसे पहले क्या करना, पॉइंट मार्क करना, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ और लिख दें। ये है आपका स्ट्रेन, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन है और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस है। ठीक, अब हम मार्क करते हैं कुछ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट, ये एक पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये है सी डैश, ये पॉइंट हमारा होगा डी, ये पॉइंट हम मानेंगे ई और इसको मानेंगे एफ, इस पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट है क्या, क्यों माना गया है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, वो जानते हैं। यहाँ ज़ीरो, सबसे पहले ज़ीरो से ए की बात करते हैं। ठीक है, ज़ीरो से ए तक के पॉइंट की बात करते हैं। तो एक सेकेंड, हेलो। ठीक है, ज़ीरो से ए तक की पॉइंट की बात करते हैं हम, कि ज़ीरो से ए क्या कहलाता है, तो कहलाता है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, या इसी को हम कहते हैं लीनियर लिमिट, लीनियर लिमिट। ठीक है, लीनियर लिमिट भी कहते हैं इसे हम। फिर जीरो से बी तक का क्या कहते हैं, ज़ीरो से बी, ये हमारा होता है नॉन लीनियर लिमिट, नॉन लीनियर लिमिट, सबके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। और इसी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। ठीक, अब बी से सी क्या है, बी से सी हमारा होता है इलास्टोप्लास्टिक जोन, इलास्टो इलास इलास्टोप्लास्टिक जोन, जोन कह दीजिए चाहे रीजन कह दीजिए। ठीक, फिर सी से सी डैश हमारा क्या है, ये दो पॉइंट है ना, तो एक होता है अपर यील्ड पॉइंट, एक होता है लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ पे मैं सिर्फ यील्ड पॉइंट लिखता हूँ, यील्ड पॉइंट जब हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे तब उसको हम अपर यील्ड और लोअर यील्ड पॉइंट से डिनोट कर देंगे। ठीक है, सी डैश हो गया, सी से सी डैश से डी, ये है प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। ठीक है, डी से ई जो है वो होता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन या स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ठीक, और ई से एफ क्या होता है, ई से एफ होता है स्ट्रेन, यहाँ से स्ट्रेन घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग रीजन। ठीक है, जिसे हम नेकिंग रीजन भी कहते हैं, नेकिंग रीजन। ठीक, ठीक है। अच्छा, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं यील्ड प्लेट्यू, वाई आई, यील्ड प्लेट्यू। ठीक है, अब बात करते हैं सारे पॉइंट्स के बारे में। पहले ये यहाँ जीरो से ए हमने क्या कहा, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये लिमिट, लिमिट या लीनियर लिमिट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो भैया, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि वो रीजन जहाँ तक हम अगर किसी मटेरियल में फोर्स लगाएं या लोड लगाएं, और लोड हटाने के बाद, ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं ये स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग है, इस पे हमने इधर एक लोड लगा दिया, इधर एक लोड लगा दिया पी का। ठीक, पी किलो न्यूटन का इधर और पी किलो न्यूटन का इधर। ठीक, इधर खींचा, इधर खींचे, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ ऐसे बढ़ जाएगा ना, ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ गया नीचे, यहाँ ऊपर। ठीक, लेकिन क्या ये परमानेंट होगा, ऐसे खींचा रह जाएगा, नहीं। जैसे ही हम लोड को रिलीज़ करेंगे, लोड को हटाएंगे, जो ये शेप और इसका साइज जो है, पहले डिफॉर्म हो गया था, चेंज हुआ था, अब ये वापस ही पहले वाले शेप में आ जाएगा। ये इसका इनिशियल शेप है, इनिशियल शेप एंड
साइज, ठीक। और ये जो है इसका आफ्टर अप्लाइंग लोड, आफ्टर अप्लाइड लोड, ठीक, इस तरह का होगा। लेकिन जैसे ही हम लोड को हटाएंगे ये वापस से अपना शेप और साइज रीगेन कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ तक मुमकिन है, ये 0 से A तक का ही मुमकिन है। अच्छा, एक बात ये हो गई। लेकिन ये किस मटेरियल के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये मटेरियल हमारा है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ऐसा इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में इसी का यूज़ करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला हो गया कि प्रोपोर्शनल लिमिट और लीनियर लिमिट क्या होता है। दोनों का से नाम अलग अलग दिख रहा है लेकिन प्रॉपर्टी सब सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं 0 से B, नॉन लीनियर लिमिट, ठीक है। अच्छा, इसे लीनियर लिमिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायग्राम आप देख रहे हैं एक लीनियर वे में बन रहा है ना। 0 से A एक सीधी लाइन बन रही है, इसीलिए इसे लीनियर लिमिट कहा जाता है, ठीक। नॉन लीनियर लिमिट यानी 0 से B, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक तो 8 पॉइंट तक का तो लीनियर लिमिट रहेगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है जो वापस से रीगेन नहीं होता है, फुली रीगेन नहीं होता है, इसीलिए नॉन लीनियर लिमिट कहलाता है। और इसे इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 0 से B है, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें हुक्स लॉ इस पे अप्लीकेबल नहीं है। हुक्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, 0 से B तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। और ये जो है प्रोपोर्शनल लिमिट, इसमें हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल, यहाँ अप्लाई होता है, यहाँ हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और हुक्स लॉ क्या, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये हमने जो बोला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अभी ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, या फिर कहें कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ हम पॉइंट मार्क कर लें अगर इस पॉइंट पे, तो ये हम वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने मार्क किया, इतना हमें स्ट्रेन मिला, स्ट्रेस मिला। लेकिन उतने पे ही देखिए यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रेन भी प्राप्त होता है, यहाँ पे ये, अब हमने फिर से स्ट्रेस बढ़ाया और ऊपर गए ये, तो कुछ यहाँ पे, तो ये कुछ और स्ट्रेन हमको प्राप्त होगा यहाँ पे कुछ स्ट्रेस पे। फिर और हमने स्ट्रेस बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, यहाँ पे आते हैं, मान लेते हैं ए पर, यहाँ पे आते हैं तो हमें और स्ट्रेन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हमने स्ट्रेस को घटाना स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पे स्ट्रेन मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इससे भी हटा दिए तो यहाँ पे आ जाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ेगा या स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही स्ट्रेस या स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ठीक। और नॉन लीनियर लिमिट और इलास्टिक लिमिट हमने पढ़ लिया, 0 से B तक होता है, ठीक। अब बात करते हैं इलास्टोप्लास्टिक रीजन की, ठीक है, BC तक। अभी बाद में लास्ट में मैं इसके पॉइंट्स क्या क्या है, A पॉइंट क्या कहता है, ये B और ये सब भी लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते हैं इलास्टोप्लास्टिक रीजन के बारे में। इलास्टोप्लास्टिक रीजन जो होता है, इसमें जो हमारा माइल्ड स्टील होता है, जो हमारा स्टील होता है वो इलास्टिक एंड प्लास्टिक दोनों तरह से बिहेव करता है, ठीक है। इसमें दोनों तरह की इसका बिहेवियर होता है, बिहेवियर सेम, ठीक, बिहेवियर इसका सेम होता है, सॉरी बिहेवियर सेम नहीं होता, यानी कि दोनों बिहेवियर शो करता है, बोथ बिहेवियर शो करता है, बोथ बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, अब ईल्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। ईल्ड पॉइंट सी डैश, ये क्या है, ये हमारा है अपर ईल्ड पॉइंट, सी हमारा है अपर ईल्ड पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं, सी हमारा है अपर ईल्ड पॉइंट, और जो हमारा सी डैश है वो है लोअर ईल्ड पॉइंट। अब इसमें दो दो पॉइंट क्यों है, ये बात जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
ठीक है। तो हाँ, तो जो ये सी है, जो अपर यील्ड पॉइंट है, ये ये क्या शो करता है कि जस्ट क्रैकिंग को शो करता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि यील्डिंग क्या होती है। यील्डिंग का मतलब होती है कि कोई सेक्शन है, बस उसमें क्रैक्स आने वाले हो, उससे पहले का जो जोन होता है उसे यील्डिंग कहते हैं। ठीक है, उससे पहले की जो स्थिति होती है बीम की, मटेरियल की, वो यील्डिंग कहलाती है। तो यहाँ पे अपर यील्डिंग है ये ठीक है, जस्ट क्रैकिंग वाला पॉइंट है। लेकिन उसके बाद ये जो पॉइंट आता है सी डैश, और लोअर यील्डिंग पॉइंट होता है। अब इसमें क्या अलग अलग है तो वो जानते हैं। ठीक है, तो जो अपर यील्ड है, जैसे कि हमने कहा कि ये जस्ट क्रैक को शो करता है, जस्ट क्रैक को शो करता है। और अलग अलग लोडिंग के लिए जो इसकी वैल्यू है वो डिफरेंट है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, फॉर डिफरेंट लोडिंग, फॉर डिफरेंट लोडिंग, फॉर डिफरेंट रेट ऑफ लोडिंग लिखते हैं ना, डिफरेंट रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। वैल्यू विल बी डिफरेंट, डिफरेंट। तो मतलब क्या है, अगर हम मटेरियल ले रहे हैं और भैया उसमें हम लोड लगा रहे हैं, लोड अगर अलग अलग रेट से हम लगा रहे हैं, तो इसका जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, अलग अलग आएगी। तो हमारे किसी काम की नहीं होगी वो। तो हम एक अच्छे निष्कर्ष पे नहीं निकल पाएंगे कि ये कितना इसमें स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ ये बियर कर सकता है। अलग अलग लोड के लिए अलग अलग आएगा। और अगर हम सी डैश की बात करें, लोअर यील्ड पॉइंट की, तो ये फिक्स होता है। ये डिफरेंट, फॉर डिफरेंट रेट ऑफ लोडिंग, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स होता है, या कहें कांस्टेंट होता है। वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक, इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग अपर यील्ड पॉइंट का जो वैल्यू होता है उसे नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट जो स्ट्रेस का मान होता है वो अलग अलग लोडिंग रेट के लिए फिक्स होता है। ठीक, तो ये है इसका। अच्छा, अब ये बात करते हैं, एक छोटा सा जो है, बात करते हैं कि सी से सी डैश, ये सी से ये सी से ये सी से सी डैश की ओर ये जो कर्व है, ये बेंड क्यों हो रहा है, या डिक्रीज क्यों हो रहा है ना। ये सी से सी डैश की ओर जो है डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो इसलिए होता है क्योंकि जो इस स्टील के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टील के, मान लेते हैं ये स्टील का डायमीटर है, इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं ढेर सारे। ठीक है, तो इसमें कुछ आयरन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे। हम मान रहे हैं कि ये रेड वाले आयरन है, रेड वाले आयरन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ठीक, ये है। तो रेड वाला क्या है, आयरन, और जो येलो वाला है वो है कार्बन। ठीक, अब बात करते हैं क्या होता है इसमें ऐसा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब कि सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर जो बना एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये इसमें ये है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम के स्लिप होने के कारण ये कुछ इस तरह से लोड लगेगा, तो ये सब लोग इस तरह से कहीं स्लिप हो जाएंगे, कहीं दूर दूर चले जाएंगे। आयरन और कार्बन पास पास थे, लेकिन अब आयरन और कार्बन में दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, कार्बन यहाँ है, आयरन यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ, 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 पास पास नहीं रहेंगे अब दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पास पास है, अब यहाँ दूर दूर हो गए। तो इसी जो डिस्टरबेंस हो जाती है कार्बन और आयरन के बॉन्ड के बीच में, इसी के कारण ही ये जो ग्राफ है ये हमारा डिक्रीज करता है, ये गिरता है नीचे की ओर। ठीक है, तो यही एक जो है फैक्ट था, इसको बताना ज़रूरी था। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला है सी डैश से डी।
तो इसे कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन या यील्ड प्लेट्यू। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन में ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सी से डी तक जाने में आप देख रहे हैं एकदम लीनियर एक स्ट्रेट लाइन टाइप का शो होता है। अगर आप इंटरनेट पे देखें तो ये ऑलमोस्ट ऐसा सीधा दिखाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सीधा होता है, पर सीधा नहीं होता एकदम से। ठीक है, तो ऐसा क्या है इसमें? तो ये होता है कि ऐसा रीजन जिसके अंतर्गत कांस्टेंट स्ट्रेस पे जो स्ट्रेन है वो हमें प्राप्त होता रहे। अब देखो क्या हमने कहा कि ऐसा रीजन, यहाँ पे लिखते हैं, यील्ड प्लेटू लिख देते हैं, प्लेट। ठीक, ऐसा रीजन जहाँ जहाँ कांस्टेंट, ऐसा रीजन जहाँ जहाँ कांस्टेंट स्ट्रेस लगाने पर लगाने पर जो स्ट्रेन का मान है, स्ट्रेन हमें कॉन्टिन्यूस प्राप्त हो, कॉन्टिन्यूस प्राप्त हो। ठीक, यानी कि हमने जब स्ट्रेस लगाया यहाँ पे, तो ये देखो, ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ इतने पर हमने स्ट्रेस लगाया। ठीक है, इतने पर स्ट्रेस लगाया और जो स्ट्रेन लगातार हमको मिलता जा रहा है। हमने स्ट्रेस या स्ट्रेस की वैल्यू नहीं इंक्रीज़ की है, लेकिन हमें स्ट्रेन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। यहाँ वैल्यू देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ कुछ रहा है, फिर यहाँ कुछ हो गया, फिर यहाँ ओवरऑल बढ़ रहा है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक रीजन या यील्ड प्लेट्यू। ठीक है, इसमें ये, अच्छा, ये जो रीजन है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, ये हमें डक्टाइल मटेरियल के लिए ही सिर्फ मिलती है, ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल। क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में हमें यील्डिंग नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज इन ब्रिटल मटेरियल, इन ब्रिटल मटेरियल नो यील्ड पॉइंट्स आर फॉर्म। ठीक, कोई यील्ड पॉइंट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी से ई, यानी कि स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ ग्राफ था डी तक, लेकिन अब फिर से वापस से चढ़ने लगा, वापस से इंक्रीज करने लगा, है ना, ऊपर की ओर जाने लगा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो मटेरियल है, अब उसमें रैंडम मोमेंटम के कारण कार्बन एटम्स के, मान लेते हैं कार्बन एटम्स के रैंडम मूवमेंट के कारण, मूवमेंट के कारण के कारण जो एटम्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट ट्रांसफ़र होने लगता है। ठीक है, अब जैसे कि ये है, यहाँ मान लेते हैं कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये सब कार्बन एटम्स है वाइट वाले। अब इनमें जो है रैंडम मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब इनको एनर्जी मिल रही है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या होगा कि ये ही लोग जो है वापस से स्ट्रेन का विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए स्ट्रेस का ग्राफ बढ़ने लगता है ना। स्ट्रेस का ग्राफ यहाँ पे हम देख सकते हैं डी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, क्यों हो रहा है कि कार्बन के रैंडम मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा उसी की वजह से स्ट्रेन का अपोज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र जनरेट होगा, मॉलिक्यूलर मोमेंटम मोमेंटम ट्रांसफ़र जनरेट होगा। और इस मोमेंटम ट्रांसफ़र से, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र से जो स्ट्रेन आ रहा है उसका अपोज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेन का अपोज फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से
स्टार्ट। ठीक है, इसी की वजह से जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जाता है। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, डी से ई रीजन का, लिख देते हैं यहाँ, डी से ई रीजन का है ये पॉइंट। ठीक, तो इसमें ये बात थी। अब बात करते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, ई से एफ। अब देख रहे हैं यहाँ पे आया, ई एकदम ऊपर तक पहुँच गया यहाँ पे, और जो ई है इसको कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। अभी लिखवा दूंगा सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम ये जान लें कि ये ई से एफ जो ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ई से एफ ग्राफ डिक्रीज करने का रीज़न क्या है वो जानते हैं, यही लिखते हैं। हाँ, ई से एफ स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन क्या है। तो इसमें क्या है, अल्टीमेट पॉइंट के पहुंचने के बाद जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हमारा, अल्टीमेट अल्टीमेट पॉइंट के बाद जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डिक्रीज कर जाता है। कितना डिक्रीज करेगा, तो 50% तक डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ डिक्रीज के लिए हम माइनस साइन लगा देंगे कि डिक्रीमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, 50% डिक्रीज करेगा। अच्छा, डिक्रीज कर रही है, तो जब डिक्रीज करेगा तो एक हमें देखने को मिलेगा कि कप कोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कप कोन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये कप कोन फॉर्मेशन जो है फ्रैक्चर होने से पहले दिखता है, फ्रैक्चर होने के बाद देखने को मिलता है, लेकिन जो बनता है वो इसी थोड़ी से समय में बनता है। ठीक है, फ्रैक्चर जब होता है तो हमें देखने को मिलता है, फ्रैक्चर के टाइम बनता है, के टाइम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा स्टील, ये ऐसे, इस तरह से, और आगे से कुछ इस तरह से जाएगा। ये कप है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से कोन बनेगा। ये थोड़ा ज़्यादा शार्प हो गया है पर इतना शार्प होता नहीं है। तो ये है आपका, ये है कप और ये है कोन। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन और ये सब पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसके पॉइंट्स की, ए बी सी डी ई एफ। ये क्या पॉइंट्स क्या है, इन पॉइंट्स का क्या नाम है वो जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए पॉइंट्स जो है हमारा, ए पॉइंट को कहते हैं, यहाँ इस तरफ लिख देते हैं, ए पॉइंट्स जो है वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक, जो बी पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और फिर जो सी पॉइंट है वो है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। जो सी डैश है वो है लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, सी से डी ये होगा वही यील्ड जोन, यील्ड प्लेट्यू या परफेक्टली प्लास्टिक जोन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ई ई पॉइंट क्या है। ई है अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। ठीक, और एफ जो है हमारा वो है ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट भी कह सकते हैं, ब्रेकिंग या फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब अगला जो टॉपिक हमको मिलता है वो मिलता है पॉइजन रेशियो का। ठीक है, अच्छा, पॉइजन रेशियो में एक चीज़ जान लीजिए कि होता क्या है ये, कि पॉइजन रेशियो क्या है। पॉइजन रेशियो ये एक तरह का रेशियो है, पॉइजन रेशियो। ठीक है, ये एक रेशियो है जो कि होता है, इसको डिनोट पहले किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं म्यू से।
ठीक है। और ये होता है निगेटिव लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये है, ये क्या होता है। ठीक। अच्छा, अब जैसे लेटरल स्ट्रेन अभी ऊपर पढ़ लिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पढ़ लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ निगेटिव साइन क्यों है? निगेटिव साइन इसलिए है कि अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो वैल्यू हमारी निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। जो चेंज है वो कभी निगेटिव में इसमें नहीं आएगा, इसमें पॉजिटिव में आना होगा। इसलिए हम अगर मान लें कि यहाँ एग्जांपल ले लें, हम -1 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव में 1/2 आएगा या 0.5 कह लो। ठीक है, तो पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर हम इसको पॉजिटिव में कर दें तो चेंज किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। और अगर हम देखें कि अगर ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल चेंज आ रहा है, तो ये चेंज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। चाहे कंप्रेसिव में लगाएं तो ये ऊपर उठ जाएगा, तो यहाँ भी चेंज जो है पॉजिटिव में है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव में कंसिडर, यहाँ पे निगेटिव में कंसिडर करते हैं, ना कि पॉजिटिव में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक हमको है हमारे पास, वो है, कौन सा है? इलास्टिक मॉड्यूलाई। इलास्टिक मॉड्यूलाई, जिसे इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इलास्टिक मॉड्यूलाई, मॉड्यूलाई या इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है ई, एक होता है ई कैपिटल ई, जिसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। एक होता है जी, रेडियस कह रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और एक होता है के। ई हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी, जी हाँ, और ये के। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, के क्या है? बल्क मॉडुलस। ठीक, बल्क मॉडुलस। इसका फॉर्मूला जो होता है ई का, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, स्ट्रेन। ठीक, फिर बल्क मॉडुलस, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू सिग्मा एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन वी। सिग्मा एन क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। और सिग्मा वी क्या है? सॉरी, एप्सिलॉन वी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमें पता चल गया। अगर डिफिनीशन लिखने को कहा जाएगा तो यही फॉर्मूले से आप डिफिनीशन बना लीजिएगा कि स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। शियर स्ट्रेस पर यूनिट शियर स्ट्रेन हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। ठीक है, और जो बल्क मॉडुलस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास बार ऑफ वेरिएशन। इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दो दो या सेक्शन इम्पोर्टेंट है इसमें। इसमें 2 सेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ मैं कर दूँ? इधर ही करता है। ठीक है, यहाँ पहला है कि जो है हम लोग को इलांगेशन को डिराइव करना है। ठीक है,
अगर हमें पास कॉनिकल बार है कोई, मान लेते हैं ये है इस तरह से, और ये है, ये है, ये कहीं से ऐसे अटैच्ड है। ठीक। अब कॉनिकल बार है हमारे पास, तो इसका हम इलोंगेशन हमें निकालना है, टोटल इलोंगेशन कितना होगा, इसका जो टोटल इलोंगेशन है वो कितना होगा। मतलब अगर इस पे हम, इसका जो सेल्फ वेट है वो नीचे की ओर आए, डब्लू, ठीक है, डब्लू किलो न्यूटन अगर सेल्फ लोड नीचे की ओर आ रहा है, तो इसके वजह से इस बॉडी में कितना चेंज हमें देखने को मिलेगा, टोटल चेंज। तो बॉडी का जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं एल। ठीक, एल हम मान लेते हैं। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमें चाहिए होगा इसका एक एरिया, एरिया कुछ चाहिए होगा, मान लेते हैं ये है उसका एरिया। ये है एरिया, ये ए से डिनोट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं डी एक्स, ये लेंथ को हम डी एक्स मान लेते हैं, इतना जितना एरिया शेडेड है। ठीक, और यहाँ से इतने डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसका डेरिवेशन की। डिराइव कैसे करेंगे। हम डिराइव क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास कोनिकल बार है जिस पे सेल्फ वेट लगा हुआ है, और सेल्फ वेट लगे होने की वजह से इसमें कितना इलोंगेशन आएगा, टोटल इलोंगेशन, उसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें ए क्या है, ए हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द स्मॉल लेंथ। ये जो लेंथ है डी एक्स, इसी इसी जो शेडेड रीजन है रेड कलर से, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एट स्मॉल लेंथ। ठीक, बात करते हैं कि अब हम एक स्मॉल डब्लू लेंगे। स्मॉल डब्लू क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बार। ठीक, और फिर लेंगे कैपिटल डब्लू जो कि है वेट ऑफ द होल बार। ठीक है, वेट पूरे बार का, वेट ऑफ द होल बार, पूरे बार का वेट, होल बार। ठीक, फिर हम लेंगे डब्लू एक्स, ये क्या है, वेट ऑफ बार, वेट ऑफ बार बिलो द सेक्शन, बिलो द सेक्शन, इसको समझते हैं। ये जो सेक्शन हमने काटा है ए, जो शेडेड रीजन है रेड पेन से, इसके नीचे का ये जो पार्ट है, इस पे जो, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो भार लगा रहा है, इसी को हम डब्ल्यू एक्स कह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम डब्ल्यू एक्स कह रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ फार्मूला एक छोटा छोटा लिख लेते हैं पहले, कि डब्लू क्या है, ये जो कैपिटल डब्लू है वो क्या है। तो कैपिटल डब्लू होता है हमारा स्मॉल डब्लू इंटू ए इंटू एल। ठीक, जो हमारा डब्लू एक्स है वो क्या है, तो वो होता है डब्लू ए एल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डब्लू ए एक्स, डब्लू ए एक्स, डब्लू ए एक्स डिवाइडेड बाई 3। एक्स हमारा, एक सेकेंड, एक्स ऐसा नहीं बनेगा, एक्स जो बनेगा वो कैपिटल में थोड़ा बनेगा, मल्टीप्लाइड है। ठीक है, लेंथ से मल्टीप्लाइड है, एक्स हमारा लेंथ है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। तो इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए द एक्सटेंशन। अगर हम स्मॉल लेंथ लें, स्मॉल लेंथ का जो एक्सटेंशन है वो कितना है, इस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल लेंथ
है ना, स्मॉल लेंथ वो कितना होगा, तो वो होगा डब्लू एक्स, कैपिटल डब्लू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए ई। ठीक, इतना आएगा। ठीक है, तो डब्लू एक्स हमने क्या लिखा है, ये डब्लू ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3। ठीक, इंटू क्या बचा, डी एक्स अपॉन ई, डी एक्स अपॉन ए, डी एक्स अपॉन ए। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे अब, ये है स्मॉल डब्लू, तो स्मॉल डब्लू ए एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 3 ए ई। ठीक है, इसको अब हम जो है, हम ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू, ये हमारी स्मॉल जो है चेंज को दिखाती है कि लोड लगा तो इतने जो ए क्रॉस सेक्शन है इसमें कितना चेंज आया, तो इसमें अगर चेंज आया तो वो आया है हमारे पास, इतना चेंज आया है। ठीक है, अब हमको पूरे पूरे जो है बार में जो टोटल चेंज निकालना है। ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बढ़ोतरी, एक्सटेंशन ऑफ द होल बार, होल बार, या फिर आप कह सकते हैं चेंज ऑफ द होल बार। तो इसमें क्या करना होगा, हम इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन हमें करना होगा। ठीक है, इसको हम 0 से L तक इंटीग्रेट कर देंगे, इसको डब्लू ए एक्स डी एक्स अपॉन 3 ए ई, सॉरी यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जब ए से ए कैंसिल होगा तो स्मॉल डब्लू एक्स डी एक्स अपॉन 3 ई बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक, अब ये जो है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो। तो कांस्टेंट क्या है, एक तो स्मॉल डब्लू कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मटेरियल की अंदर की प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो बचा क्या, तो बचा है एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, नहीं बस एक्स डी एक्स ही तो बचा। ठीक, एक्स डी एक्स ही तो बचा सिर्फ। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो डब्लू डिवाइडेड बाई 3 ई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ 0 से L, पहले एक बार आप 0 रखेंगे x की जगह, तो ये अगर 0 रखेंगे तो 0 से हमको ये पूरे में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम यहाँ x की जगह 0 रखें और इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो पूरी टर्म हमारा 0 बन जाएगा। तो एक तो टर्म हमारा 0 बन गया। अब दूसरा होगा, हम L रखेंगे यहाँ पे x की जगह, तो क्या बनेगा, W अपॉन 3 ई, x की जगह L रख दिया तो स्क्वायर, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये हो गया। तो इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो डब्लू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 2 6, 6 ई। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे एरिया से। ठीक, तो यहाँ ये डब्लू हमारा स्मॉल डब्लू है, स्मॉल डब्लू। ठीक, तो स्मॉल डब्लू एल, ये 2 L है ना, L स्क्वायर है, L इंटू ए, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और इंटू L एक बाहर कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई 6 ए ई। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि डब्लू एल ए को क्या लिख सकते हैं, डब्लू एल ए को हम यहाँ लिख सकते हैं डब्लू, कैपिटल डब्लू, ये। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल डब्लू इंटू एल डिवाइड बाई 6 ए ई। ये हो गया हमारा। ये क्या आया है, ये आया है टोटल चेंज, टोटल चेंज इन बार ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट ऑफ बार। ठीक है, बार के सेल्फ वेट की वजह से जो टोटल चेंज आया वो ये आया है। ठीक, और अगर कहे कि पार्ट में कितना आया है, तो इतना पार्ट आया है। अगर पार्ट में, थोड़े छोटे वाले पार्ट में जो हमने ये शेडेड पोर्शन मार्क किया था, उतने में अगर पूछे तो ये आया है, डब्ल्यू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 3। ठीक है, चलिए
तो ये भी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपका बीटेक और डिप्लोमा तक का नहीं सीमित है, ये कंपटीशन लेवल तक भी आता है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं अगला वाला। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन, अगर कोई बार है, ठीक है, बार है अगर हमारे पास, और वो है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का। एक सेकंड, इसको जो मैं जूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई बार है हमारे पास जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का है, अभी जो बताता हूँ किस तरह से। एक ये क्रॉस सेक्शन बन गया, एक ये है, यानी इसका लेंथ और जो डाया है बार का वो अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये, ठीक। और इस पे जो सेम लोड लगे, एक ही लोड लगे, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया पी का लोड, यहाँ हमने लगा दिया पी लोड। अब हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कहता है, कि हमारे पास 3 सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। और इनमें जो सेक्शन है इनका लेंथ, यानी कि ये लेंथ L1, यानी पहले सेक्शन का लेंथ L1, दूसरे सेक्शन का लेंथ L2, और तीसरे सेक्शन का लेंथ L3, ठीक है। ये लेंथ देख लीजिए तीनों में चेंज है, और इसका डाया भी चेंज है, ठीक है। इसका डाया भी डिफरेंट है, और एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक है। तो हमें इस पूरे बार की हमें टोटल चेंज निकालना है, टोटल चेंज निकालना है, ठीक है। टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ बार हमें निकालना है, क्या निकालना है, टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ बार, ये हमें फाइंड आउट करना है कितना आएगा, ठीक है। पता है कि अगर लोड लग रहा है तो थोड़ा बहुत टेंसाइल लोड लग रहा है, तो इसमें खिंचाव होगा, तो वो कितना खिंचाव होगा, टोटल खिंचाव कितना होगा, टोटल इलोंगेशन हमें देखने को कितना मिलेगा। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो ई है वो कांस्टेंट होगा, मटेरियल सेम है तो ई हमारा कांस्टेंट होगा, और इसका जो एरिया है ये 1 होगा, ई, ये A2 ई, और A3 ई, ठीक। तो ये है। अब हम बात करते हैं इसका। सबसे पहली बात तो हमने पूरा मैकेनिज्म समझ लिया कि इसमें क्या क्या लग रहा है, और सेक्शन क्या है, एरिया क्या है, लेंथ क्या है, ये हमने पता कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। S1 हमारा, S1, S2, S3 हमारे सेक्शन है, सेक्शन 1, 2 और 3, ठीक है। फिर हमारा A1, A1, A2, A3 क्या है, वो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्शन 1, 2, 3, ठीक है। फिर ई हमारा कांस्टेंट होगा, L1, L2, L3, लेंथ ऑफ सेक्शन, लेंथ ऑफ सेक्शन 1, 2, 3, 1, 2, 3। ई हमारा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये सेम है, तीनों का सेम है, तीनों सेक्शन का सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको निकालना है, स्टेप 1 क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें स्ट्रेस का फाइंड करना है, हमें स्ट्रेस निकालना है तीनों का, तीनों का स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है, लोड अपॉन एरिया। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्ट्रेस 1, यानी 1 क्या है, पहले सेक्शन का स्ट्रेस निकालेंगे। तो लोड अपॉन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमें पता है यहाँ हमने क्या लिखा है, A1 है ना, तो A1 लिख देंगे, तो ये हमें स्ट्रेस मिल गया। ऐसे ही सिमिलरली लरली हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि सेक्शन 1, सॉरी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का निकालेंगे, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का निकालेंगे, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो सिग्मा 2 यानी शियर स्ट्रेस ऑफ सेक्शन 2
P/A2 और सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, P/A3। ठीक, ये हमें पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन निकालना, स्टेप 2 क्या है, स्ट्रेन निकालना होगा। पहले हम एक फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेन का, वो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब पहले सेक्शन का निकालना हमें, फॉर सेक्शन 1, फॉर सेक्शन 1 तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन ई इक्वल एप्सिलॉन 1 इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस हमारा पहले सेक्शन का ही होगा, पहले सेक्शन में तो स्ट्रेस की जगह हम लिख सकते हैं लोड अपॉन A1 इंटू ई, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है सेक्शन 1 के लिए P/A1। ठीक, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली फॉर सेक्शन 2 एंड 3 तो एप्सिलॉन 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिखते हैं P/A2 इंटू ई, और एप्सिलॉन 3 क्या आ जाएगा P/A3 इंटू ई। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया यहाँ पे। ठीक, अब हम स्ट्रेन निकालेंगे कि चेंज कितना हो रहा है। स्टेप 3 क्या है कि चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन स्ट्रेन कितना हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेन स्ट्रेन इन सेक्शन 1 तो ये कितना आ रहा है, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 1, यानी कि हम इसको कह सकते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सेक्शन 1, लेंथ ऑफ सेक्शन 1। तो ये क्या है, चेंज इन लेंथ क्या होता है, डेल एल अपॉन एल। चेंज इन लेंथ को हम डेल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये लेंथ ऑफ सेक्शन 1 क्या है हमारा, एल। एक्चुअली में L1 होगा, क्योंकि हम सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं तो L1 है। ठीक है, तो सेक्शन 1 में L1 ये। ठीक, और ऐसे ही हम इसको भी निकाल लें तो ये आ जाएगा डेल L2 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो डेल L1 अपॉन L2 लिखे हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल डी डेल L1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 L1 है ना, और इसको हम लिखेंगे। अब एप्सिलॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये P/A1 ई, P/A1 ई इतना लिखा, और L1 बचा, L1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया। ऐसे ही इसमें भी करेंगे कि जो डेल L1 L2 लिखा हुआ है, देखिए डेल L2 जब लिखेंगे तो ये L2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 इंटू L2 है ना। तो अब फिर से कि P/A2 इंटू ई लिख लो, फिर L2 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एप्सिलॉन 3 में भी ऐसे ही करो कि डेल एल, ये डेल ठीक से मैं बना दूँ। ठीक है, डेल L3 डिवाइडेड बाई L3। ठीक, तो यहाँ डेल L3 लिख लो, और ये जो L3 है यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस समेश एप्सिलॉन 3 L3। ठीक, और यहाँ एप्सिलॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, P/A3 इंटू ई, और L3 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो हमें ये मिल गया सारा चीज़, इतना चीज़ हमें मिल गया है। अब हम तो हमें ये क्या मिला, ये हमें चेंज ही मिला है। E1 E2 E3 एक अलग अलग सेक्शन के चेंज है। अब स्टेप 4 में आते हैं, स्टेप 4 में आते हैं। ठीक है, स्टेप 4 क्या, टोटल चेंज हमें निकालने को बोलता है स्टेप 4। ठीक है, अब हमको निकालना होगा टोटल चेंज। तो जो टोटल चेंज है, तो डेल एल इज इक्वल टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3। ठीक,
डेल L1 कितना लिखा था हमने? डेल L1 हमने लिखा है P L1 अपॉन A1 E, ठीक। डेल L2 कितना लिखा है? P अपॉन A2 L2 अपॉन E, प्लस डेल L3 P अपॉन A3 E L3। अब इसमें जो कॉमन है उसे बाहर ले लो, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है? P मिल रहा है और E मिल रहा है, E मिल रहा है, ठीक है। बाकी लिख लो L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3, ठीक। इतना हमें चेंज देखने को मिलेगा, ये हमारा चेंज होगा, टोटल चेंज। जब हमारा जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट होगा, ये क्या है? टोटल चेंज। टोटल चेंज व्हेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिटी ऑफ मटेरियल इज सेम, ठीक है। अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा? अगर मटेरियल हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट हो जाए तब क्या? कुछ नहीं, ई का मान जहाँ जहाँ यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, बस यही हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही होगा। इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ कि अगर इफ़ ई इज़ नॉट सेम देन तब क्या होगा? पी हम सिर्फ ले लेंगे, बाकी अंदर में हमारा सब आ जाएगा, A1 E1 प्लस L2 अपॉन A1 E2 प्लस L3 अपॉन A1 E3, ठीक है। ये आंसर बन जाएगा बस, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है, तो यहाँ तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं।